बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, कल हमने आप लोगों को राजतंत्र पढ़ाया। आज हम आप लोगों को गणतंत्र पढ़ाएंगे। देखो, ध्यान से पढ़ो। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्यों का विवरण हम बताते हैं कौन कौन सा था। दो ही राज्य थे जो गणतांत्रिक प्रणाली द्वारा चलाए जाते थे, शासित थे। गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद वज्र की राजधानी के रूप में वैशाली का विशिष्ट राजनीतिक महत्व था। यह संपूर्ण वज्र परिसंघ का मुख्यालय था। तो इसकी वर्तमान स्थिति वज्र की बिहार में गंगा नदी के उत्तर का भाग जो है वही है, और दूसरा है मल्ल। मल्ल की वर्तमान स्थिति देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर के क्षेत्र को वज्र कहा जाता था। इन 16 महाजनपदों में मगध, कोसल, वत्स और अवंती अत्यधिक शक्तिशाली थे। इसलिए ये प्रमुख महाजनपद कहलाते थे। इनमें भी मगध और अवंती ज़्यादा महत्वपूर्ण हुए। तो हम देखते हैं कि इनमें मगध और अवंती। मगध एक साम्राज्य था और इसके अंतर्गत 4 प्रमुख महाजनपद आते थे: कोसल, अवंती, वत्स और मगध। इस तरह से महाजनपद हमारे भारत में थे। अब इनका शासन प्रशासन कैसे चलता था और लोगों के जीवन में बदलाव क्या हुआ, इसे भी हम देख लेते हैं। बच्चों, जहाँ से भी इस चैनल को आप लोग देख रहे हैं, देखते रहिए और इसमें हम आपको ऐसी चीज़ें बताते हैं जो लगभग प्रमुख परीक्षाओं में पूछी जाती। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़ो, अपने मित्रों को भी शेयर करो। बच्चों, महाजनपद काल के राजा की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। अब वह एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था और वह समाज का रक्षक था। उनका मुख्य कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा और राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और न्याय करना था।
इस समय शासन के कार्य में मदद देने के लिए अनेक अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए गए। राजाओं की प्रवृत्ति अपने राज्य को बढ़ाने में थी, इसलिए उन्हें बड़ी बड़ी सेनाएं रखनी पड़ती थी। राजा सेना का प्रमुख होता था। क्या होता था? राजा सेना का प्रमुख हुआ करता था। ये महाजनपदों की बात हो रही है। तथा युद्ध में सेना का संचालन भी राजा ही करता था। राज्य की आय के लिए प्रजा से कर वसूला जाता था, जिसे आज की भाषा में टैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैक्स। व्यापार के द्वारा भी आय होती थी। इस समय वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री रुपए पैसे द्वारा होने लगी। बड़ी बड़ी सड़कों से व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। ईरान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारी भारत आते थे। यानी वही ईरान जिसमें इस समय युद्ध चल रहा है, अमेरिका और इजराइल द्वारा युद्ध हो रहा है। शिल्पकार और व्यापारियों ने व्यापार के विकास के लिए समूह और संगठन बनाए। फिर इसके बाद बने शहर। इस समय, इस युग में पहले की अपेक्षा एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वह शहरों का विकास था। इन शहरों का विकास बहुधा शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास हुआ। प्रारंभ में कुछ गांव ऐसे थे जिनमें शिल्प कार्य अधिक विकसित अवस्था में था। धीरे धीरे ये कुशल शिल्पी एक स्थान पर एकत्र होने लगे और ये स्थान गांव एवं शहर के रूप में बदले गए। इन कुशल शिल्पियों ने एक स्थान पर रहकर काम करना इसलिए पसंद किया क्योंकि उन्हें कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार की हुई चीज़ों को बेचने में अत्यधिक सुविधा होती थी। कैसे सुविधा होती थी? कच्चा माल, जैसे 10 शिल्पकार हैं, कच्चा माल उन्होंने कहीं से मंगाया और उसके बाद उसे बना करके अपने व्यवसाय द्वारा वह कई लोगों का सामान एक साथ मिलाकर दूसरे देशों को, दूसरे जनपदों, महाजनपदों को भेज दिया गया। इस तरह से उन्हें एक स्थान पर रहकर काम करना अत्यधिक पसंद आया। अनेक प्रकार के व्यवसायों को पुत्र अपने पिता से सीखता था और व्यवसाय करता था। जैसे आज है, विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य करने वालों के अलग अलग वर्ग बन गए। धीरे धीरे ये कार्य वंशानुगत और समाज में अधिक जटिलता एवं कठोरता व्याप्त हो गई। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। कल पुनः।